तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ख़ास करके अब हम लोग जो अगली सीरीज़ हम लोग चर्चा करेंगे वो करंट अफेयर्स की सीरीज़ की चर्चा करेंगे। ख़ास करके उन करंट अफेयर्स की जो 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले ख़ास करके जो एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास करके ईपीएफओ एंड सीएपीएफ, वो दोनों एग्ज़ाम का ख़ास करके बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो हम लोग उसको ध्यान रखते हुए हमने कुछ करंट अफेयर्स को बनाया, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये करंट अफेयर्स दोस्तों ऐसा है कि आप आने वाले साल 2 साल के लिए आप इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। क्योंकि मेनली जो मैंने करंट अफेयर्स तैयार किया है ये बजट को ध्यान में रखते हुए और सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेंगी, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस करंट अफेयर्स को तैयार किया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स से। तो दोस्तों इस बार आपको पता होगा कि बजट सेशन जो हमारा हो रहा था, उस टाइम पे वित्त मंत्री जो हमारी थी निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने महिला समान बचत पत्र योजना की शुरुआत की थी। ये बचत पत्र जो समान योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए एग्ज़ाम के लिए। खास करके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले साल से 2 साल के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है इसको लाने का? तो देश में जो स्मॉल सेविंग्स है ना, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के अगर फंडामेंटल्स को समझते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे-जैसे किसी भी कंट्रीज़ में सेविंग रेट बढ़ता है, सेविंग अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो सेविंग अगर बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। इन्वेस्टमेंट का सेविंग, खास करके सेविंग से इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये किया है कि हम एक महिला सम्मान बचत बचत पत्र योजना के माध्यम से देश में स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। तब इसमें ना एक एक पॉइंट्स को समझना है, खास करके पेपर के लिए क्वेश्चन कितने कितने डायमेंशंस में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डायमेंशन यही पूछा जाएगा, जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना है इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा किया जा सकता है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है सबसे नीचे ये 2 लाख रुपए है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई कितने साल के लिए है। तो ये 2 साल के लिए स्कीम लाई गई है दोस्त। ये खास करके 2 साल के लिए काम करेगा और मैक्सिमम जो अमाउंट मैंने बताया वो 2 लाख रुपए है। तीसरी बात है, कितने परसेंट के इस पे इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट पर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, महिला सेविंग सर्टिफिकेट में दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ईपीएफओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना है। ठीक है, इसके बाद जब ये स्कीम है तो कोई ना कोई डिपॉजिट लिमिट भी होगी। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए की। ठीक, तो मिनिमम अमाउंट कितना हम जमा कर सकते हैं, सवाल ये भी तो है, क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है। तो ये बात आपको एक तरीके से सारी की सारी 4-5 बातें आपको इस स्कीम के बारे में याद रखना पड़ेगा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास करके आने वाले 1 से 2 साल के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार के बजट में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम है खास करके सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए, सेविंग्स में भी स्मॉल सेविंग्स को। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा पहला न्यूज़ ये क्लियर हो गया। ठीक, तो हम लोग आगे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ पे। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया कब जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे February 21 को। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है इस बार के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा है इनको अवार्ड दिया गया है और ये इंडिया से आते हैं। इंडिया में भी कहाँ से, ओडिशा से आते हैं। इनको अवार्ड दिया गया इस बार, कौन सा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। इनको शेख हसीना के द्वारा ढाका में अवार्ड दिया गया खास करके इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना तो आप वहाँ पे ये देखेंगे कि वो यूनेस्को बात करता है कि हम 2030 तक किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करें। और एजुकेशन सेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा कैसे, एजुकेशन सेक्टर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होगा जिस लैंग्वेज में बच्चा अपनी भाषा को समझता है, अपनी चीज़ों को समझता है, उसको उसी लैंग्वेज में क्या किया जाए, एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आज का अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो क्या है, बच्चे को हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए तभी बच्चा क्या करेगा, एजुकेशन ले सकता है। लेकिन उसकी जो मातृभाषा है जो वो जन्म लेने के साथ ही सीखता है, जैसे कि महाराष्ट्र में कोई मराठी बोलता हुआ सीखता है, अगर आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हैं तो आप तेलुगु ज़्यादा बोलेंगे। तो उस लैंग्वेज में क्या करना है, उसकी मातृभाषा में लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो मेन मोटिव जो यूनेस्को का ये है। तो आपको 2-3 बातें यहाँ पे याद रखनी है, क्या कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब बनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। इस बार का जो अवार्ड दिया गया है, अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस बार के लिए, 1 वर्ड्स में पूछा जाने लायक। ठीक है, तो इतनी बातों को याद रखते हुए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं क्या कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि भाई ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को प्रमोट करता कौन है, कौन सी ऐसी बॉडी है। तो यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, खास करके जो इन्वायरमेंट में मैप प्रोग्राम चला रहा है, बायोस्फीयर प्रोग्राम चला रहा है, उसके बारे में बहुत सुना होगा आपने यूनेस्को को। तो यूनेस्को क्या है, इसका एक तरीके से दुनिया के लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा देने की काम करता है ये। ठीक है, दूसरी बात, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैंने स्लाइड में डाला नहीं है, कि जो मदर लैंग्वेज जो बनाया जा रहा है इसका इनिशिएटिव लिया किसने है, किस कंट्री ने लिया है। तो याद रखिए जो ये अवार्ड दे रही है ना शेख हसीना, बांग्लादेश की जो पीएम है, मतलब बांग्लादेश कंट्री जो है उसने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम क्या करेंगे, दुनिया भर में मदर लैंग्वेज डे को प्रमोट करेंगे। तो ये इनिशिएटिव एक तरीके से बांग्लादेश का है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सेकंड न्यूज़ था ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और मुझे लगता है कि इन दोनों टॉपिक्स में आपको कोई क्लियर मतलब परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, दूसरा जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में। ठीक, अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो भी अवार्ड से रिलेटेड है। इस बार का अवार्ड देखेंगे आप, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स। ये खास करके ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग जो अवार्ड है ना, ये जो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है उसके इक्विवेलेंट अवार्ड है स्टैटिक्स की दुनिया में। ठीक है ना, इसलिए इस बार जो भारतीय हैं, खास करके भारतीय अमेरिकन कह सकते हैं हम इनको, CR राव, इनको ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, और ये इक्विवेलेंट किसके है, नोबेल प्राइज़ के। इस वजह से ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने दो अवार्ड के बारे में देखा, एक इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज के लिए खास करके अवार्ड किसको दिया गया, महेंद्र मिश्रा को, ये बात याद रखना है। जो दूसरा अवार्ड है वो अवार्ड रिलेटेड किससे, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, CR राव को ये प्राइज़ दिया गया। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी भी पेपर में मुझे लगता है कि अवार्ड पूछे ही पूछे जाते हैं, और खेल से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं, एक्सरसाइज जो होते हैं सेनाओं के, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में एक काम किया है, मैंने केवल और केवल 2 अवार्ड के बारे में चर्चा की है, केवल 2, कि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा देना सबसे आसान काम है। ठीक है ना, तो 2 अवार्ड को आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तीसरी जो हमारी न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है सिंकुला दर्रा, सिंकुला दर्रा कह रहा हूँ मैं, सिंकुला टनल। ठीक है ना, खास करके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम सिंकुला पास बना रहे हैं, खास करके किसको जोड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ा जाएगा 12 महीने। क्योंकि आप जब जानते हैं कि ठंड के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है तो जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी टूट जाती है 2 से 3 महीनों के लिए। ठीक, तो जो सवाल ये है कि जो व्यक्ति शिमला में रह रहा है वो लेह तक कैसे पहुँचेगा, लद्दाख तक कैसे पहुँचेगा लेह। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है क्या, कि हम सिंकुला दर्रा बनाएंगे, और ये इनिशिएटिव किसकी है, BRO की है। ठीक, तो इसमें हम मैप में देखें काफ़ी क्लैरिटी आएगी। हम ये क्या करेगा, ये मनाली मतलब स्पीति घाटी से लेके ये लेह तक को क्या कर देगा, ये जोड़ देगा। यहाँ पे लेह है और यहाँ पे स्पीति घाटी है, तो स्पीति घाटी से लेह को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। तो ये बात याद रखनी है कि किसको जोड़ेगा, ये आ जाएगा कि भाई जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा, नहीं, ये लेह को जोड़ेगा, लद्दाख को जोड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये काम कर कौन रहा है, तो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया था कि BRO कर रहा है, आप देख रहे हैं BRO कर रहा है। दूसरी बात, ये एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, प्रोजेक्ट योजक, इसका नाम याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट योजक चला कौन रहा है, तो BRO चला रहा है। खास करके क्या करना है इसको, जो खास करके जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है उसमें जो टनल बनाए जा रहे हैं उसके लिए लाया गया है प्रोजेक्ट योजक। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है इस बार के पेपर के लिए। तो ये हमारा चौथा न्यूज़ हो गया दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें न्यूज़ की ओर। लिथियम के बारे में आजकल सबने सुना होगा, क्योंकि सरकार इतना जोर दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम पे, तो लगता है आज के हर बच्चे ने इसको सुना होगा लिथियम के बारे में। लिथियम आने वाले साल 2 साल के जितने भी पेपर हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार जिस जोर शोर से लगे हुए है लिथियम को प्रमोट करने के लिए, लिथियम आयन बैटरी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उन सब में प्रमोट सरकार जिस लेवल पे कर रही है, लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होने का और कारण क्या है, इसके पीछे इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के राइसी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए खुशखबरी वाली बातें हैं। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम 90 to 100% के आसपास जो लिथियम है वो हम इंपोर्ट करते हैं। हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारा मैक्सिमम लिथियम जो है इंपोर्ट होता है। और सरकार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा जो इंपोर्ट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको कम करने के लिए एक तरीके से आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है ये डिपॉजिट्स। ठीक है ना, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो रिसेंटली अभी जो लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं वो किस स्टेट में मिले हैं। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो राइसी में।
और कौन सा रीजन है, तो सलाल हमाम रीजन है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखना है आपको। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तीनों बातें याद रखनी है। और लिथियम के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कि लिथियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है और दिखने में आपको सिल्वर कलर का लगेगा, ठीक है। तीसरी बात है और क्या, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। लिथियम जैसे एक तरीके से उसको आप खुले वातावरण में लाएंगे तुरंत में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और चौथा जो है इसमें ये है, ये आपको नेचुरल में एक तरीके से फ्री फ्लो होता हुआ नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन, आप कहेंगे हाइड्रोजन तो हमारे एक तरीके से यूनिवर्स में ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा कि फ्री फ्लो हाइड्रोजन बहुत ही कम है, बहुत कम है। अगर आप एटमॉस्फेयर में गैसों की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन सबसे निचले लिस्ट में है, बहुत कम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो मिलता है वो पानी के साथ मिलता है, पानी के साथ एलिमेंट बना के रहता है, तब हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन को उससे अलग करना पड़ता है, एक तरीके से फ्री फ्लो जो हाइड्रोजन है वो हमें नहीं मिलता, ठीक। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ कि जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है उसने डेटा छापा है और उसने ये कहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो लिथियम के डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व हैं, वो चिली के पास। चिली जो खास करके साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसको आप देखते होंगे, खास करके वहाँ पे पेरुवियन जो कोस्ट है वहाँ पे, तो चिली में बहुत बहुत ज़्यादा है क्या है, लिथियम के रिजर्व हैं। और रिसेंटली मैं बताता हूँ लिथियम के बारे में चर्चा इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी की गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली क्या कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो खास करके मिनरल्स हैं इंडिया में नहीं होने की वजह से क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, खास करके ग्रीन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। क्योंकि सरकार जिस तरीके से ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाह रही है, सरकार का मेन मकसद क्या है कि देश में क्या हो, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो उसको किस तरीके से डीकार्बोनाइज किया जाए। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे इस हमारा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको किस तरीके से डीकार्बोनाइज किया जाए, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा। और ग्रीन व्हीकल में हमें क्या चाहिए होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, जैसे लिथियम चाहिए, हमें कोबाल्ट चाहिए, ठीक है ना। और इन सारे के डिपॉजिट हमारे इंडिया में नहीं थे, ठीक है ना, अभी रिसेंटली मिले हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट किया गया है जो आप सबको सुनना चाहिए, ये कि हम अगर जैसे दो गाड़ियाँ बना रहे हैं, एक गाड़ी बना रहे हैं हम जो कि फॉसिल फ्यूल से चलेगा, मतलब जो पेट्रोल से चलेगा, डीजल से चलेगा, और दूसरी गाड़ी हम बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेगा, मतलब लिथियम आयन बैटरी से चलेगी। तो ज़्यादा मिनरल का खर्चा किस में आएगा, आप बोलेंगे जो फॉसिल फ्यूल से चलेगा, बट मैं कहूँगा नहीं, ज़्यादा जो मिनरल्स का खर्चा आएगा वो आएगा जो खास करके हम लिथियम जो आयन से बैटरी बनाएंगे या जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बसेस बनाएंगे उसमें ज़्यादा मिनरल्स का खर्चा होगा, लगभग 6 गुना। तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बात की काफ़ी चर्चा की गई है कि हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लिथियम का तरीके से रिजर्व को यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लिथियम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे खास करके वो आने वाले साल 2 साल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स में। दोस्तों अब कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं जो कि पिछले रिसेंटली कुछ टाइम में हुए हैं। और एक्सरसाइज बहुत बार पेपर में आते ही हैं, खास करके CAPF के एग्जाम में, चाहे वो EPF एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो किसी स्टेट का, तो पूछा जाता है एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज देखेंगे आप, तो यह एक्सरसाइज इनियो चाओस 23। अब हो सकता है मैं इसका उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग को लगे कि भाई ये उच्चारण इसका सही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इनियो चाओस क्या है, बेसिकली ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ये याद रखना है कि एक्सरसाइज है किसका, नेवी का है, थल सेना का है, ठीक है, या एयरफोर्स का है। तो ये एक्सरसाइज किसका है, एयरफोर्स का, मतलब वायुसेना का है। अब सवाल ये कि किस देश के साथ है, ये है ग्रीस के साथ। ये ग्रीस में आयोजित किया गया था, इनिचाओस 23। तो ये बात बस याद रखनी है हमें कि आएगा यही क्वेश्चन कि भाई इनिचाओस जो एक्सरसाइज है रिसेंटली जो किया गया वो किस देश के साथ किया है इंडिया ने, तो वो किया है ग्रीस के साथ और इंडियन एयरफोर्स ने किया है, ठीक। दूसरी बातें आपके मन में आएगी एक्सरसाइज होती ही क्यों है ये, तो ये एक्सरसाइज होने का मेन पर्पस यही होता है कि जैसे किसी देश ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है तो वो उसके साथ साझा करना चाहता है किसी अन्य देशों के साथ, तो कैसे करेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उन दोनों देशों की जो सेनाएं हैं पास में आएँ, एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करें, उस चीज़ों को टेक्नोलॉजी को समझें, जिससे कि क्या होगी उनके बीच जो एक तरीके से कॉपरेशन है वो बढ़ेगा। इंटर ऑपरेबिलिटी है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जो खास करके जो एक्सरसाइज होता है इसीलिए किया जाता है, ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज आपको ये याद रखनी है। दूसरी एक्सरसाइज याद रखनी है एक्सरसाइज स्लिनैक्स। ये CDS में पूछा जा चुका है, मुझे लगता है कि ये भी दोबारा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, एक्सरसाइज स्लिनैक्स। ये आप देख रहे होंगे, झंडे से समझ गए होंगे किस देश के साथ है, ये है श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो एक्सरसाइज का 10th एडिशन था जो खास करके हुआ था कहाँ पे, कोलंबो में हुआ था इस बार, क्योंकि पिछले बार अगर आपको याद हो तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो इस बार क्या हुआ, ये कोलंबो में हुआ है, ये इस बात का याद रखना है। और एक तरीके से क्या है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है, तो किसकी एक्सरसाइज होगी फिर,
ये वायुसेना की होगी या फिर नेवी की होगी, तो ये नेवी की होगी, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को याद रखना है कि भाई एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है और कहाँ हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ 5-6 न्यूज़ जो मुझे लगे थे कि खास करके इस सीरीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने पहली सीरीज़ में जो 6 न्यूज़ लिए थे वो एक अवार्ड से लिए, अवार्ड किस किस को मिला, दूसरा मैंने एक्सरसाइज से लिया, और मैंने फिर क्या लिया, कंटेम्प्रेरी इशू जो है खास करके हमारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो हैं वो मैंने लिए। तो इस बात का याद रखना है आपको कि ये जो कुछ 6-7 न्यूज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगली वीडियोज़ में फिर से मिलेंगे और कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगे कि और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है तो आप ज़रूर अपने कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।